So, hi everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to another session of PMI analysis. In this session, guys, we are going to do the PMI analysis, that is the pre-mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And how much important this PMI analysis is, you will realize at the end of the session. Alright, and we will also do some questions जो प्री में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. Alright, so let's begin with the session and let's move ahead to the very first article from editorial itself. It is the goal of an energy secure South Asia. Now this article, इस आर्टिकल में बात की गई है इलेक्ट्रिसिटी, पूरा ये जो आर्टिकल है ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसके ऊपर बेस्ड है इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया. साउथ एशियन रीजन में क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई हैं. एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आई वुड से दिस, बिकॉज दीज डेज almost all the countries across the globe are focusing on the energy sector. तो उस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है. सबसे पहले इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स गिवन है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी इशूज in the South Asian region. First of all, South Asia, remember, has almost a fourth of the global population living on just 5% of the world's land mass. एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है साउथ एशिया में वो एक्सपोनेंशियली राइज हुई है. एक्सपोनेंशियली कैसे राइज हुई है? इट वाज जस्ट 340 टेरावाट आवर्स इन द ईयर 1990 एंड इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 1500 टेरावाट आवर्स इन द ईयर 2015. सो इट हैज़ इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स. कितना हो गया? 5 गुना हो गया है 15 सालों के अंदर. ठीक है, 25 सालों के अंदर, सॉरी. एंड बांग्लादेश जो कि एक बहुत ही छोटा और बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, उसने अचीव कर लिया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रिसेंटली. लेकिन भूटान, मालदीव, श्रीलंका ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया था इन द ईयर 2019. ठीक है, 2019 में ही ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं इन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट अचीव कर लिया था. इंडिया और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इंडिया में 94.4% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अचीव हुआ है एंड इन अफगानिस्तान इट इज़ 97.7%. एंड दिस इज ड्यू टू द वेरी हाई पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एरिया में कुछ काम नहीं कर रही है, बिकॉज वी हैव अ वेरी बहुत ही अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है, सौभाग्य, पीएम सौभाग्य, सहज बिजली हर घर योजना, जिसके अंडर ऑलमोस्ट कंट्री में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर दिया गया है एक्सेप्ट सम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो इंडिया में भी बहुत जल्द ये जो परसेंटेज है ये 100% हो जाएगा. बट करेंटली एज पर द हिंदू न्यूज़पेपर इट इज़ 94.4% एंड 97.7% इन अफगानिस्तान. और इंडिया की इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दिस परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है ये भी काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल परसेंटेज है. ऑलराइट, भूटान हैज़ द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इन साउथ एशिया विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $0.036 पर किलोवाट आवर, वाइल इट इज़ हाईएस्ट इन आवर कंट्री. ये थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके तरफ कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि चीप से चीप इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको पहुंचाई जा सके. एंड इंडिया इज ट्राइंग टू मेक अ ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी टू प्रोवाइड फॉर 40% ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030. अब इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और ऐसा टारगेट है कि 500 गीगावाट एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय द ईयर 2030. एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बाय द ईयर 2070. आई होप यू ऑल नो दिस. नाउ व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इन द साउथ एशियन रीजन? सो देर आर वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू जनरेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इशू हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इशू हो सकता है. इसके अलावा जिस रिसोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी उसकी कमी होना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशूज. ठीक है, जनरेशन में इशूज़ है, ट्रांसमिशन में इशूज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन में इशूज़ है. रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन एक बहुत मेजर इशूज़ है, स्पेशली फॉर द कंट्री लाइक इंडिया. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई फोकस नहीं होता कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकते हैं. There are various environmental issues because most of the electricity power plants in India are coal based, जिससे बहुत सारा pollution निकलता है and that's why it is a major environmental issue. And not only in India, बांग्लादेश में भी काफ़ी ज़्यादा है. इसके अलावा मालदीव, श्रीलंका, इन सभी में कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस का दबदबा काफ़ी ज़्यादा है.
एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, एंड देयर इज नो टॉक्स ऑन ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग। ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग के ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है कि किस तरीके से हम अपने ह्यूमन कैपिटल को एक डेवलप कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में काफी एक मेजर रोल प्ले कर सके। ठीक है, इसके अलावा देयर आर वेरियस जियोग्राफिकल डिफरेंसेस बिटवीन दीज कंट्रीज ऑफ साउथ एशियन रीजन विच कॉल्स फॉर अ डिफरेंट अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो इंडिया के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, बट देर आर वेरियस कंट्रीज जहाँ पे देर इज अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर हम बात करें, कोल तो बहुत सारा है, लेकिन बाकी चीजें लाइक यूरेनियम हो गया जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या अदर सोर्सेज हो गए जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी की इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, राजस्थान के कुछ इलाके हैं जहाँ पे विंड एनर्जी को बहुत प्रॉपरली इंस्टॉल किया जा सकता है। ऑलराइट, सो एग्जाम्पल इसका ये है, वाइल इंडिया रिलाइज हेविली ऑन कोल अकाउंटिंग फॉर नियरली 55% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, 99% ऑफ नेपाल्स एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो पावर। नेपाल की ऑलमोस्ट 100% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आती है? हाइड्रो पावर से आती है। तो देख सकते हैं कि दैट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस that on which resource a country is relying for its electricity production. 75% of Bangladesh power production relies on natural gas, and Sri Lanka किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑयल के ऊपर, एंड उसमें ये क्या करता है? स्पेंड करता है एज मच एज 6% ऑफ इट जीडीपी ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल, और ऑयल से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ द कंट्री कि वो कौन से रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है for its electricity production needs. Okay, now what is the impact of electrification? Why we are focusing so much on electrification? क्या फायदे होंगे इलेक्ट्रिफिकेशन के? ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे 100%, या कर दिया है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका ने, तो उसके फायदे क्या हैं? फायदे बहुत है भाई, फायदे बहुत हैं। कैसे? एक स्टैट के हिसाब से 0.46% इंक्रीज इन एनर्जी कंजम्पशन लीड्स टू अ 1% इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा, which is approximately double. अगर there is an increase of 0.46% in energy consumption, तो उससे जो हमारा जीडीपी पर कैपिटा है या किसी भी कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 1% बढ़ सकता है। ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल। ऑफकोर्स अगर आपके पास बिजली नहीं होगी तो आप अभी ये वीडियो नहीं देख पाओगे, राइट, या मैं ये वीडियो बना नहीं पाऊंगा, तो यही आप देख सकते हो। इसके अलावा जो भी अप्लाइंस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ट्रेन नहीं चल पाएंगी। ठीक है, जो आजकल इलेक्ट्रिक बसेस की हम बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन डेफिनेटली इंप्रूव्स द लाइफस्टाइल। फॉर मिडिल इनकम कंट्रीज द जनरेशन ऑफ पावर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स फॉर दैट, बिकॉज इलेक्ट्रिफिकेशन से इंडस्ट्रीज आएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन अगर अच्छा होगा, इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी तो उससे एफडीआई आएगा, एफडीआई आएगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उससे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी। सो बेसिकली ये एक पूरी चेन है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है इन डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, मोर इलेक्ट्रिसिटी लीड्स टू इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, विच इज अ मोर फीजिबल ऑप्शन एज अपोज टू अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, द साउथ एशियन नेशंस हैव ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम वाइडनिंग इलेक्ट्रिसिटी कवरेज, जैसे कि इसके एग्जांपल भी गिवन है। 50.3% ऑफ बांग्लादेश जीडीपी कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर विच हेविली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज कहाँ से काम कर पाएंगी? दिस इज वेरी ऑब्वियस। नेपाल्स जीडीपी ग्रोथ of an average of 7.3% since the earthquake in 2015 is due to its rapid urbanization. And rapid urbanization के लिए we definitely need a good amount of electricity production. बिना उसके rapid urbanization नहीं हो सकता। भाई अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होना। अब सारी फैसिलिटीज तो तभी अवेलेबल होंगी ना जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी। ऑलराइट, अब एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो इलेक्ट्रिफिकेशन का है वो है इन द एरिया ऑफ अचीविंग एसडीजीज। अब इलेक्ट्रिफिकेशन और एसडीजीज का भी क्या रिलेशन हो सकता है? यस, डेफिनेटली रिलेशन हो सकता है। कैसे? देखो, बांग्लादेश में जो सोलर पावर ड्रिवन इलेक्ट्रिफिकेशन है दैट इज अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द एसडीजी 7। क्यों? एसडीजी 7 क्या कहता है? एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो सोलर पावर ड्रिवन इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? इट इज द रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी है। ऑलराइट, एंगेजिंग
more than 1 lakh female solar entrepreneurs, thereby achieving SDG 5. This is again regarding Bangladesh only. And SDG 5 क्या है? Achieving gender equality and empowering all women and girls. ठीक है. इसके अलावा access to electricity improves infrastructure, thereby achieving the SDG 9, which talks about building the resilient infrastructure across the world. Not only this, energy access helps online education through affordable internet. अभी आप कैसे पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तो पढ़ पा रहे हो. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, अब आप कहोगे नहीं हम तो मोबाइल से पढ़ रहे हैं. भाई मोबाइल को चार्ज करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की. लैपटॉप को चार्ज करने की ज़रूरत किसकी है? किससे है? इलेक्ट्रिसिटी की है. ठीक है. अगर आप डेस्कटॉप पे पढ़ रहे हो तो वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. ऑलराइट. एंड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो लीड्स टू मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. हाउ? क्योंकि अभी मैंने आपको रिसेंटली एक एग्जाम्पल दिया किस तरीके से, ये वाला किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. ऑलराइट. सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है इन डेवलपिंग द इकोनॉमी. नाउ देयर आर वेरियस रीजनल एनर्जी ट्रेड विच इज गोइंग ऑन इन द साउथ एशियन रीजन. साउथ एशिया में बहुत सारा एनर्जी ट्रेड भी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज इंडिया नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन डील. देयर इज इंडिया भूटान हाइड्रो इलेक्ट्रिक जॉइंट वेंचर. ठीक है. म्यांमार बांग्लादेश इंडिया गैस पाइपलाइन. देयर इज BBIN सब रीजनल फ्रेमवर्क ऑन एनर्जी कोऑपरेशन. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अ तापी लाइन विच इज तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया. ठीक है. तो देर आर वेरियस रीजनल एनर्जी ट्रेड विच आर करंटली गोइंग ऑन इन द रीजन. ठीक है. इसके अलावा इसमें आपने मांगदेचू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका नाम जरूर सुना होगा. होलोंगचू का नाम भी सुना होगा. दीज आर दी प्रोजेक्ट विच आर गोइंग ऑन इन भूटान बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. इसके अलावा इंडिया एक्सपोर्ट्स 1200 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश विच इज सफिशिएंट फॉर ऑलमोस्ट 25% ऑफ द डेली एनर्जी नीड्स ऑफ बांग्लादेश. Bhutan exports 70% of its own hydro-powered electricity to India, which is worth $100 million. And Nepal not only sells its surplus electricity, hydroelectricity to India, but also exports fossil fuel to India, which is worth $1.2 billion. So you can see जो रीजनल ट्रेड है वो चल रहा है. रीजनल ट्रेड के भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स इस आर्टिकल में गिवन है. ठीक है. Now what is the need of the hour? क्या सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, सब कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा है बिकॉज हमने इश्यूज डिस्कस किए थे. सो हाउ वी कैन टैकल दोज इश्यूज. किस तरीके से उन इश्यूज को टैकल किया जा सकता है. So there is a need of resilient energy framework to for building better building design practices for climate proof infrastructure. There is a need of flexible monitoring framework, and then there is a need of an integrated resource plan that supports renewable energy innovation. And of course research and development के एरिया में भी हमें काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. If I talk about the electrification, and again very important, there is a need of public private partnership. Only then we would be able to achieve the 100% electrification target in the South Asian region. All right. So this is the need of the hour. I hope guys this article is clear. Now इसमें बहुत ही अच्छी चीजें मेंशन है और आप इसका इस्तेमाल किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशन के क्वेश्चन में कर सकते हो. And now let's do the PMI analysis. Pre के लिए this article is not important, but yes for mains and interview this article is very important. In mains this is the article which will help you in GS3 part, and GS3 में भी क्या एनर्जी वाला जो पोर्शन है. ठीक है. And the question can be like this: universal electricity coverage can catalyze a region's economic growth. Discuss in the light of growing electricity production in South Asian region. ठीक है. तो जो इसमें आपका कीवर्ड है, पहली बात तो ये है यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी कवरेज कैन कैटलाइज अ रीजन्स इकोनॉमिक ग्रोथ. तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन से हम एक रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आपको इसमें एग्जांपल देना है कि कैसे साउथ एशियन रीजन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है. जिसका एग्जांपल आप यहाँ से दे सकते हो, हमने अभी डिस्कस किया. एक तो एसडीजी वाला आप एग्जांपल दे सकते हो, दूसरा ये वाला जो एग्जांपल है ये दे सकते हो. इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे एग्जांपल्स है वो आप दे सकते हो. ऑलराइट. सो बेसिकली आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने होते हैं. एंड ऑफ कोर्स लास्ट में आपको नीड ऑफ द आवर भी बताना है. जो भी आप अगर इश्यूज बताते हो कि यस देयर आर सर्टेन इश्यूज विद दिस, सो इन दैट केस यू हैव टू गिव दी सजेशंस एज वेल. ठीक है. जो कि हमने नीड ऑफ द आवर वाले हेडिंग में डिस्कस कर लिया है. एंड इंटरव्यू में हाउ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी कैन हेल्प अस रियलाइजिंग द एसडीजी गोल्स. तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिफिकेशन हमारी मदद करेगा इन रियलाइजिंग द एसडीजी गोल्स. ओके.
तो आई विल नॉट रिपीट दैट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट एंड आई होप दिस पीएमआई एनालिसिस इज क्लियर. एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल. गाइस दिस आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट येस ये आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑल अबाउट टू क्लियर द एग्जाम बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर. तो आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन. एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन की बात करता है कि जब एक टेम्परेरी प्राइस राइज होता है, जब एक टेम्परेरी प्राइस राइज होता है तो किस तरीके से लोग एक्सपेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन को, कि कौन से एरिया में इन्फ्लेशन आ सकता है और कौन से फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है. तो बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, बट इसमें एक लाइन बहुत अच्छी है. इस लाइन को आप नोट डाउन कर लेना. काफी अगर इन्फ्लेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें इस कोट का यूज कर सकते हो. मिल्टन फ्रीडमैन का कोट है, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, और बहुत फेमस है, आपने आई होप कई बार सुना भी होगा. नाउ दिस इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज फेल्ट बाय एवरीवन स्पेशली बाय द पुअर, एंड जो पुअर है उनकी हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन. इंडिविजुअल्स फॉर्म एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ प्राइसेस विल बिहेव इन द फ्यूचर टू टेक प्रिकॉशंस. अब देखो, जैसे अभी तो इन्फ्लेशन चलो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी तो उस टाइम हम सभी ने ये प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया था कि यस अब जो है चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. ठीक है, जनरल जो गुड्स हैं हमारे आसपास उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो लेट्स कट डाउन ऑन दी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर दैट वी इनकर. ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को बढ़ा देते हैं, एंड देन जो भी अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो उस टाइम उस अमाउंट ऑफ मनी का इस्तेमाल हम करते हैं. ठीक है, इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है, एक सर्वे किया है, विच इज इंडियन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022. 8 अप्रैल को रिलीज हुआ है, और इसके हिसाब से होम मेकर्स रिपोर्ट हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन देन फाइनेंशियल सेक्टर एम्प्लॉयज. ठीक है, जो फाइनेंशियल सेक्टर एम्प्लॉयज हैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन को लेके, हायर इन्फ्लेशन को लेके किसकी होती है, होम मेकर्स की होती है. इसका रीजन ये है कि जो इन्फ्लेशन है जनरली वो मार्केट में तब दिखाई देता है जब जो डेली यूजेस के सामान है, जैसे सब्जी, आटा, दाल, चावल, इन सब के जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तब हमें इन्फ्लेशन रियलाइज होता है. पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, CNG हो गया, LPG गैस हो गया, इन सब का, रादर देन द थिंग्स वी बाय इनफ्रीक्वेंटली. लाइक फॉर एग्जाम्पल कार आप रोज खरीदने तो जाओगे नहीं, या हाउस, घर आप रोज खरीदने तो जाओगे नहीं, तो क्या कार और हाउस के प्राइस बढ़ने से आपको इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन का पता चल सकता है? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन्फ्लेशन आने वाला है? नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज यू आर नॉट बाइंग कार डेली, राइट? यू आर नॉट बाइंग हाउसेज डेली, या कोई भी और बड़ी चीज, सोना आप डेली तो अपनी घर के लिए या अपने घर के किसी मेंबर के लिए सोना खरीदने नहीं जा रहे हो. ठीक है ना? तो जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस है वो किसकी वजह से आती है? जो डेली यूजेस के सामान है उसकी वजह से. ठीक है, when there was a temporary price shock on account of drought और disruption in global supply chain due to COVID-19, सेंट्रल बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए टू एंकर द हाई इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन. अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगा तो लोन लोग कम लेंगे, और लोन अगर कम लेंगे तो जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर अगर कम होगी तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है, ये रीजन था इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का. लेकिन क्या इससे एक्सपेक्टेशन कम की जा सकती है? यहाँ पे केवल हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें, याद रखना. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अ सिग्निफिकेंट फैक्टर शेपिंग परसेप्शंस ऑन इन्फ्लेशन आर दी प्राइसेस दैट इंडिविजुअल्स ऑब्जर्व इन देयर डेली लाइव्स. ठीक है, व्हाट पीपल फ्रीक्वेंटली बाय इंस्टेड ऑफ दोज परचेज्ड इनफ्रीक्वेंटली शेप्ड देयर परसेप्शन ऑफ द जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. ऑफ कोर्स, अब मैं सब्जी खरीदने जाऊंगा तभी तो मेरा इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन होगा कि यस महंगाई आने वाली है. गाड़ी खरीदने में तो रोज जा नहीं रहा. ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्फ्लेशन. आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर. एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है. दिस आर्टिकल इज अबाउट द कंट्रोवर्सी ऑफ कुरिल आइलैंड्स बिटवीन द टू मेजर कंट्रीज विच आर रशिया एंड जापान. रशिया एंड जापान के बीच में ये कंट्रोवर्सी है कुरिल आइलैंड्स को लेके, उसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है. तो इसमें हम बात करेंगे कि कुरिल आइलैंड सबसे पहले है कहाँ पे, क्या है ये कुरिल आइलैंड्स, और इसके पीछे क्या इशू है, और क्या कभी कोई एफर्ट किया गया है इन टैकलिंग दिस इशू, और अभी की क्या सिचुएशन है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूं मैप पे. तो आप ये देख सकते हो, ये है रशिया, ये यहाँ पे है जापान, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये है सी ऑफ ओखोस्क, और यहाँ बीच में आपको बहुत सारे एक सीरीज ऑफ आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, ये
ये है हमारे कुरिल आइलैंड्स, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन से कुरिल आइलैंड सेपरेट्स पैसिफिक ओशन एंड सी ऑफ ओखोत्स्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकेशन पे भी क्वेश्चन आपके प्री में बन सकता है, ठीक है। जापान के नॉर्दर्न पार्ट में है, रशिया के सदर्न पार्ट में है, और चाइना के वेस्टर्न पार्ट में आप कह सकते हो, ठीक है। एंड नाउ कुरिल आइलैंड्स है क्या? These are a set of 4 islands which are situated between the Sea of Okhotsk and the Pacific Ocean near the north of Japan's northernmost region which is Hokkaido, ठीक है। होकाइडो जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है जापान का, या प्रोविंस कह लो, डिस्ट्रिक्ट है होकाइडो, होकाइडो के नॉर्थ में है, ठीक है, बेसिकली जापान के नॉर्थ में है, दैट्स इट। लेकिन अब जो मॉस्को और टोक्यो यानी रशिया और जापान दोनों क्लेम करते हैं इसके ऊपर सोवरेनिटी over them through though the islands have been under Russian control since the end of World War II. World War II के बाद से अभी तक ये जो आइलैंड है इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका है? रशिया का है, लेकिन जापान भी इसके ऊपर क्लेम करता है। सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन टोक्यो यानी कि जापान क्लेम करता है दैट दीज आइलैंड्स हैव बीन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ जापान सिंस द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी से ये जापान का पार्ट था। रशिया ने इसको छीन लिया है और रशिया इसके ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट करके बैठा है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द क्लेम्स ऑफ जापान? सो देयर आर वेरियस ट्रीटीज व्हिच हैव बीन जो कि जिसको प्रेजेंट किया गया है जापान के साइड से, व्हिच हैव बीन प्रेजेंटेड बाय द जापान की यस दीज आर द ट्रीटीज अकॉर्डिंग टू व्हिच दीज आइलैंड्स बिलोंग टू अस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू टोक्यो there are several treaties which proves Japan's sovereignty over these islands. Like there is a Shimoda Treaty of 1855. Now, no need to go into the details of this treaty. There is a Treaty of St. Petersburg which was signed for the exchange of Sakhalin for the Kuril Islands in the year 1875. There is a Portsmouth Treaty of 1905 which was signed after the Russian-Japanese War of 1904-05 which Japan had won, ठीक है। And Japan also refuses to concede that the 4 disputed islands were in the fact the part of the Kuril chain. वो जापान कहता है कि ये कुरिल चेन का पार्ट है ही नहीं, इसके ऊपर तो हमारा ऑलरेडी सोवरेनिटी स्थापित थी, एस्टैब्लिश थी। Now what are the claims of Russia? रशिया ये कहता है कि भाई देखो, याल्टा एग्रीमेंट ऑफ 1945 एंड पोट्सडैम डिक्लेरेशन ऑफ 1945 से हमारी सोवरेनिटी इसके ऊपर प्रूव होती है। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर ट्रीटी विच इज सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी ऑफ 1951 which is a legal evidence that Japan had acknowledged Russian sovereignty over the islands. तो बेसिकली दोनों कंट्रीज अपने अपने क्लेम दे रही हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी ट्रीटीज के हिसाब से, लेकिन अभी तक भी जो डिस्प्यूट है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। और सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी को लेकर जापान ने बोला है कि दिस ट्रीटी कैन नॉट बी यूज्ड हियर, क्योंकि सोवियत यूनियन ने इसको कभी भी साइन नहीं किया था, ठीक है। इसके अलावा 1956 में जब जापान के प्राइम मिनिस्टर हैतोयामा के विजिट था सोवियत यूनियन में, यह सजेस्ट किया गया था कि जो 4 में से 2 आइलैंड है वो जापान को रिटर्न कर दिए जाएंगे जब एक पीस ट्रीटी साइन होगी दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन आज तक कभी भी पीस ट्रीटी साइन हुई नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेके आज तक कोई भी जापान और रशिया के बीच में पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई है। सो इन अ वे दे आर करेंटली एट वॉर, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पीस ट्रीटी साइन हुई नहीं है, इसका मतलब दे आर करेंटली एट वॉर, ऑलराइट। सोवियत यूनियन लेटर हार्डन इट्स पोजीशन, इवन रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट एग्जिस्टेड विद चाइना, ठीक है। जब ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैटोयामा गए थे और जब पीस ट्रीटी को साइन करने की बात की गई थी, उसके बाद सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने और ज्यादा हार्डन कर लिया था अपनी पोजीशन को और ये बोला था हमारा तो जापान के साथ कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ही नहीं, ठीक है। बट इन द ईयर 1991 जब मिखाइल की विजिट हुई जापान की तरफ, तो वहां पे ये माना गया कि यस देयर आर सर्टेन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद जापान, ठीक है। नाउ हैव देयर बीन एनी अटेम्प्ट्स एट द रेजोल्यूशन ऑफ दिस इशू? यस, 1991 से ही देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड साइन अ पीस ट्रीटी। द मोस्ट recent attempt was under PM Shinzo Abe when there was a joint economic development of the disputed islands were explored, ठीक है। दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था कि यस हम बायलैटरल नेगोशिएशन साइन कर लेंगे बेस्ड ऑन द 1956 जापान सोवियत यूनियन डिक्लेरेशन, बट इन द नेशन इंटरेस्ट कह लो या इन द पार्टीज इंटरेस्ट कह लो या इन द गवर्नमेंट इंटरेस्ट कह लो, वट एवर बी द इंटरेस्ट, आज तक कोई भी दोनों के बीच में पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई रिगार्डिंग द कुरिल आइलैंड्स, ठीक है। जापान वॉज इवन विलिंग टू गिव बैक 2 आइलैंड्स, द शिकोतन एंड द हबोमाई आइलेट्स to Japan after the conclusion of a peace treaty as per the 1956 declaration, but आज तक कोई peace treaty साइन हो ही नहीं पाई, ठीक है।
सो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया अटेम्प्ट है एट द रेजोल्यूशन, एंड इनफैक्ट अभी तो कोई अटेम्प्ट हो भी नहीं रहा रेजोल्यूशन के लिए, बिकॉज अभी तो दोनों कंट्रीज भिड़े हुए हैं. सो व्हाट इज द करंट सिचुएशन? अब देखो, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, उसमें जापान ने आउटराइटली कंडम किया है रशिया के जो भी स्टेप्स हैं उनको. तो इससे ये जो सिचुएशन और खराब हो गई है. कैसे? सून आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जापान मेड इट्स अनहैप्पीनेस विद रशिया, सेइंग दैट रशिया हैड ऑक्यूपाइड द सदर्न पार्ट ऑफ द कुरिल आइलैंड्स. ठीक है, जैसे ही रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन के ऊपर, जापान ने कह दिया कि भाई रशिया ने तो ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली दिस सदर्न एरिया ऑफ कुरिल आइलैंड्स. जापान हैज बीन अमंग द मोस्ट स्टेडफास्ट ऑफ वेस्टर्न एलाइज इन डिनाउंसिंग द रशियन एग्रेशन. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया. जापान हैज प्रोबेबली बीन स्पर्ड बाय इट्स फियर्स ऑफ अ रशिया चाइना अलायंस. अब देखो, रशिया और चाइना के अलायंस का भी जापान के ऊपर इंपैक्ट है. क्यों? जापान का जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया के साथ है इन द साउथ चाइना सी, और रशिया और चाइना के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है. तो इसीलिए रशिया चाइना की जो बढ़ती हुई दोस्ती है, बढ़ता हुआ अलायंस है, ये भी जापान के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है. तो बहुत ही मुश्किल है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाना. एंड जापान माइट हैव फेल्ट दैट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू फर्दर आइसोलेट रशिया एंड पेंट इट एज अ हैबिचुअल ऑफेंडर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, सो बेसिकली अभी जो करंट सिचुएशन है वो और ज़्यादा खराब है. अभी इस समय कोई भी किसी भी तरीके का अटेम्प्ट नहीं हो रहा टू रिजॉल्व द इशू रिगार्डिंग द कुरिल आइलैंड्स. ओके, सो आई होप गाइज दिस आर्टिकल इज क्लियर. एंड नाउ द प्री मेन्स एंड इंटरव्यू एनालिसिस. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री मेन्स एंड इंटरव्यू एज वेल. ठीक है, प्री के लिए अलग से क्वेश्चन है, तो प्री के आगे बात करेंगे. मेन्स की बात करते हैं पहले. GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है. And the question can be like this: the long-hanging tussle between Japan and Russia regarding Kuril Islands has surfaced up after Russia's invasion on Ukraine. Discuss. तो इसमें आपको सबसे पहले तो इशू बताना पड़ेगा कुरिल आइलैंड्स का. सबसे पहले आप बताओगे ये कुरिल आइलैंड्स कहाँ है और ये क्या है और कहाँ है. ठीक है, उसके बाद जो इशू है दोनों के बीच का वो बताओगे. फिर क्या क्या एफर्ट्स हुए हैं इन रिजॉल्विंग दिस इशू वो बताओगे. एंड फाइनली जो करंट सिचुएशन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से खड़ी हुई है वो बताओगे. ठीक है, तो जो हमने अभी जिस सीक्वेंस में हमने आर्टिकल को डिस्कस किया है आप उसी सीक्वेंस में लिख के आ जाना, बहुत नंबर बढ़िया मिलेंगे. ठीक है, एंड इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कुरिल आइलैंड्स, या कौन से ओशन में है ये, या व्हाट इज द इशू ऑफ कुरिल आइलैंड्स. एंड या ये भी पूछा जा सकता है बिटवीन विच टू कंट्रीज दिस देयर इज एन इशू ऑफ दिस कुरिल आइलैंड्स. ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में आपसे. नाउ प्री का ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कुरिल आइलैंड सेपरेट सी ऑफ ओखोस फ्रॉम पैसिफिक ओशन. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया. एनूज वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड्स. ये भी बिल्कुल सही बात है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ. दीज पीपल एनूज, ठीक है, ये एनूज एक ट्राइब कह लो या एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल कह लो. ठीक है, ये एक ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, ये एबोरिजिनल लोग हैं. कौन से आइलैंड के? कुरिल आइलैंड्स के. ठीक है, और जापान का क्लेम है कि ये जो एनूज हैं ये जापानीज लोग हैं और इसीलिए जो इन आइलैंड्स के ऊपर सोवरेनिटी है वो हमारी है. सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. एंड नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल. The Supreme Court has directed the states and UTs that have not yet framed their own policies to rehabilitate the children in street situation. ठीक है, ऐसे states जिन्होंने अपना कोई एक पॉलिसी नहीं बनाया है, किस चीज़ के लिए? उन चिल्ड्रन के लिए जो कि स्ट्रीट सिचुएशन में है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए. ऐसे स्टेट्स और यूटी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट द SOP, द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर for care and protection of such children which have been framed by NCPCR, National Commission for Protection of Child Rights. ठीक है, तो इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि NCPCR से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में. So consider the following statements. NCPCR is a constitutional body. So do you think that NCPCR is a constitutional body? It is not, because it is a statutory body and it was formed in the year 2007 under the Commission for Protection of Child Rights Act of 2005. ठीक है, so this is incorrect. Its functions are laid down in Commission for Protection of Child Rights Act of 2005. This is absolutely correct. ये बिल्कुल सही है. All right. So only 2 will be the correct answer because we have to identify the correct statements. All right. And the next question, next article is on the malaria. So yesterday there was the World Malaria Day on 25th April. So इसीलिए ये आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में आया है. 25th April was observed as
tomorrow, yesterday was observed as the World Malaria Day. And जो हमारे मनसुख मंडाविया जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने बोला है दैट देयर इज ए 86.45% फॉल इन मलेरिया केसेस कंपेयर टू द ईयर 2015. ठीक है, बट क्वेश्चन कैसा बन सकता है मलेरिया से रिलेटेड ओवरऑल. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. Government of India has set a target of eliminating malaria from the country by 2030. This is absolutely correct. No problem with this. WHO has recently declared China as the malaria-free country. So अगर आपने पढ़ा होगा कुछ टाइम पहले जून जुलाई 2021 की न्यूज़ थी, ये चाइना को मलेरिया फ्री कंट्री अब डिक्लेयर कर दिया गया है. तो बोथ आर करेक्ट, या यूँ कह सकते हो नाइदर इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर गाइस टू दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके न्यूज़पेपर में से बन सकते हैं, तो आपको फोकस रखना चाहिए. Alright, and that's it for today's session. I hope all the articles and their PMI analysis are clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you in the next session tomorrow. Goodbye, take care, and God bless.